बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे लोग, लेकिन जैसे ही सब उठाने गए लाश चीख पड़ी। कहां का है ये मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। ऐसे करने वाले थे खेला, जेडीयू विधायक ने खोल दी सारी पोल। आरजेडी में शामिल होने के लिए दिया था ये ऑफर। जेडीयू के नाराज विधायकों ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। एमएलए डॉक्टर संजीव बोले दूर हुई नाराज। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की डील पक्की। चिराग और पारस भी हुए सेट। सीएम से कहो एनडीए को छोड़ दे वरना बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को मिली धमकी। आरोपी कर्नाटक से धराया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने नंद किशोर यादव। तेजस्वी ने नए स्पीकर के पैर छुए। तेजस्वी यादव नहीं, आरजेडी के इन नेताओं से परेशान थे नीतीश कुमार। जितन राम मांझी ने अंदर की बात बता करके रख दी ये डिमांड। ताकि नहीं कटे आपके घर के बिजली, नीतीश सरकार कर रही है 8800 करोड़ खर्च। कंपनी की स्टेट जी जाने। किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 5 करोड़ का अनुदान देगी सरकार। यहां इस योजना की पूरी जानकारी। न्याय यात्रा बिहार पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भाजपा को बताया झूठ की गारंटी। राजद ने राज्यसभा के लिए फिर से मनोज झा के नाम पर लगाई मुहर। तेजस्वी के खास संजय यादव को टिकट। पेट का कैंसर होता है जानलेवा। महिलाएं इन लक्षणों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज। गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर हमला। कहा अब जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार में अब कुख्यात अपराधियों की खैर नहीं। नकेल कसने के लिए एसटीएफ ने बनाई स्पेशल विंग। तेज तर्रार अधिकारियों को किया तैनात। सोशल मीडिया पर प्यार का इकरार और फिर फरार। छोटी उम्र में इश्क के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं बिहार के किशोर। फ्लोर टेस्ट में मिले धोखे के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बुलाई आरजेडी विधायकों की बड़ी बैठक। आरजेडी एमएलए को मिलेगा खास टास्क। जेडीयू विधायक बीमा भारती को किसने दी जान से मार देने की धमकी। पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान से जुड़ा है तार। नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सक्षमता परीक्षा के 3 मौके। ऑनलाइन 2 बार होगा ऑफलाइन एग्जाम। सम्राट चौधरी की कुर्सी कौन संभालेगा। डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। बिहार में 2 रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी। ट्रेन से सुंदर पक्षियों का दीदार कर पाएंगे यात्री। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज की बिहार में लाखों नियोजित शिक्षकों को लेकर के नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के 3 मौके और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा देने की शिक्षकों की मांग पर सरकार ने सहमति जता दी है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत अब 5 बार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जहां इसमें 3 मौके ऑनलाइन परीक्षा देने होंगे जबकि 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसमें 1 बार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि सक्षमता परीक्षा के 3 मौके ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन एग्जाम के मौके मिलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियोजित शिक्षक जिनके सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वासन दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि उनकी जो भी कठिनाई थी उसमें ऑफलाइन परीक्षा की समस्या थी। बहुत शिक्षक जो पुराने थे उन्हें इससे समस्या थी, अब ऑफलाइन परीक्षा की बात कर ली गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में
नंद किशोर यादव जो बीजेपी के विधायक हैं वो अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी नेता नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए स्पीकर को आसन पर बैठाया। जब तेजस्वी ने सदन में नंद किशोर यादव का पैर छूकर के आशीर्वाद लिया है। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के बाद पुरानी महागठबंधन की सरकार में विधानसभा के स्पीकर रहे अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। स्पीकर के पद से हटाए जाने के बाद नंद किशोर यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्हें निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों, बिहार डीजीपी आरएस भट्टी को उनके मोबाइल नंबर पर धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज और फिर ऑडियो क्लिप भेज करके धमकी दी गई थी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक शख्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कर्नाटक से पकड़ा गया है। दरअसल उसने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को पिछले महीने एक ऑडियो क्लिप भेजी थी। इसमें उसने धमकी दी थी कि नीतीश से कहो कि बीजेपी से अलग हो जाए, या नहीं तो उन्हें बम से उड़ा देंगे। आरोपी ने विधायकों को भी मारने की बात कही है, जब वे बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस उसे कर्नाटक से अरेस्ट करके पटना लेकर के आई है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। यह धमकी भरा क्लिप डीजीपी को 30 जनवरी को डीजीपी को व्हाट्सएप मैसेज और फिर ऑडियो क्लिप मिला था। धमकी देने वालों ने 5 धमकी भरा क्लिप डीजीपी के सरकारी नंबर पर भेजा था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हरकंप मच गया था। जहां धमकी मिलने के बाद इसकी जांच करने की जिम्मेदारी बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम को दी गई थी। जहां ईओयू में केस दर्ज किया गया है। जहां अब इसको लेकर के ईओयू ने जब इस नंबर की जांच की तो फिर पता चला है कि इसका लोकेशन कर्नाटक के देवनगिरी जिले के हरिहरा ताल्लुक में है। जब वहीं ये नंबर समस्तीपुर के हसनपुर दयानंद के रहने वाले सोनू पासवान के नाम पर है। ईओयू की एक टीम कर्नाटक गई और फिर वहां से सोनू पासवान को गिरफ्तार करके उसे पटना लेकर के आई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री को धमकी और फिर जान से मार देने की एक और मामले में पटना ने 2 युवकों को पटना जंक्शन स्थित गोलंबर से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यूट्यूबर आफ्ताब खान और आमिर खान मुजफ्फरपुर बक्सर निवासी है। दोस्तों, बिहार में बारिश होने और फिर धूप ना निकलने से ठंड बढ़ गई है। जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर चला गया है, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। जब बीते 24 घंटे के भीतर पटना समेत 19 जिलों में रुक रुक करके बारिश हुई। जहाँ हालांकि सीमांचल में बारिश नहीं हुई, सीमांचल में धूप खिली। कल के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि रोहतास, गया और भोजपुर जिले में ओले भी गिरे। आरा के जगदीशपुर में ठनका गिरने से एक लड़की की जान चली गई। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को राज्य के यानी कि बिहार के पूर्वी भागों में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज बिहार के पूर्वी भागों में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होगी, जबकि बचे हुए जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश नहीं भी हो सकती है। आज बिहार के उत्तर पूर्व इलाकों में घने कोहरे के आसार है। जहाँ रोहतास के दिनारा प्रखंड में मंगलवार रात में ओलावृष्टि हुई। लगभग 5 से 7 मिनट तक ओले गिरते रहे। यहाँ फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ। भोजपुर के पीरो इलाके में भी ओलावृष्टि हुई। दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब एक बार फिर से सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने आवास 5 देश रत्न मार्ग में बड़ी बैठक बुलाई। जहां इस बैठक में विधायक के साथ जिला प्रभारी और फिर चुनाव प्रभारी को भी बुलाया गया था। जब सभी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के पहले भी आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर ही नजरबंद थे। वहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल दिया और फिर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया। तीनों विधायक में चेतन आनंद, नीलम देवी और फिर प्रहलाद यादव शामिल है। तीनों विधायकों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्तापक्ष की ओर से अपना मत दिया था। वहीं फिलहाल बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दोस्तों, नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान बागी रुख अपनाने को लेकर के चर्चा में आए जदयू विधायक बीमा भारती को जान से मार देने की धमकी दिए जाने के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले के तार राजस्थान से जुड़े हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया रिपोली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाली बीमा भारती को धमकी देने वाला व्यक्ति दरभंगा का रहने वाला है, जब वह अपने परिवार के साथ राजस्थान में रहता है। पटना पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राजस्थान पुलिस के सहयोग से आरोपी की पहचान की गई है। जल्द
ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सचिवालय थाना प्रभारी विनोद राम ने बताया है कि जिस नंबर से धमकी दी गई उसका लोकेशन राजस्थान के रावत भाटा में मिला है। यहाँ की पुलिस ने वीडियो कॉलिंग से बात करके उसका चेहरा पहचान लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक मूल रूप से दरभंगा के कमतौल का निवासी है। वे थोड़ा मंदबुद्धि भी है। जहाँ उसका परिवार राजस्थान के रावत भाटा में रहता है। उसके पिता पानी की बोतल बेचते हैं। जब वे पहले भी कई वीआईपी को फ़ोन करके धमकी दे चुके हैं। उसके मोबाइल के सर्च करने पर कई वीआईपी मोबाइल लोगों का मोबाइल नंबर भी मिले हैं। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा लेकिन मेंटल होने के कारण छोड़ दिया। दोस्तों, बिहार में अब कुख्यात अपराधियों की खैर नहीं। जी हाँ, नकेल कसने के लिए एसटीएफ ने नई स्पेशल विंग बनाई है। आपको बता दूं कि कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने और फिर तकनीकी रूप से अपराधियों की गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए बिहार एसटीएफ ने एक नई विंग का गठन किया है। ये एसटीएफ की तकनीक और फिर विश्लेषण विंग होगी। जी, आपको बता दूं कि ये विंग आधुनिक उपकरणों और फिर तकनीक की मदद से अपराधियों की जानकारी जुटाएगी। इस नई इकाई के गठन का मकसद एसटीएफ को तकनीकी रूप से उत्क्रमित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपराधिक गिरोह पर प्रभावित नियंत्रण रखना, अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अभियान चलाना, आधुनिक अपराध का पता लगाना आदि है। इसके लिए तकनीकी रूप से कुशल पुलिस पदाधिकारियों और फिर कर्मियों का चयन किया गया है। जहां इसके साथ ही एसटीएफ की विशेष इकाई को आधुनिक उपकरण, सॉफ्टवेयर और फिर हार्डवेयर भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह एसटीएफ का विशेष विंग जेल से छूटने वाले कुख्यात अपराधियों पर भी विशेष नजर रख रहा है। अपराधियों के जेल से छूटते ही संबंधित जिलों को ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा जाता है। जब पिछले 6 माह में 4800 से अधिक कुख्यात अपराधियों को लेकर के जिलों को करीब 2500 मेल भेजे गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल सोशल मीडिया में बच्चों का प्यार और इकरार फिर फरार। आजकल बच्चों में ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया से इश्क के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दूं कि नाबालिग छात्रों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल से उनका जीवन भटक रहा है। यह फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर अनजान युवकों से दोस्ती करके प्रेम में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और युवकों के साथ फरार होकर के शादी रचा ले रहे हैं। यह घर से भागने के बाद परिवार वालों के द्वारा अपहरण की धमकियां दी जाती है। जब पर पुलिस की जांच में पूरा मामला प्रेम प्रसंग का पाया जाता है। एक अनुसंधानकर्ता ने बताया है कि ऐसे मामलों में प्रेम कहानी लिख करके केस डायरी न्यायालय में समर्पित करना पड़ता है। हालांकि नाबालिगों के मामले में आरोपियों को पुलिस द्वारा जेल भेजा जाता है। नाबालिगों से शादी करने के बाद उन्हें अपने माता पिता के पास न्यायालय के आदेश पर भेजा जाता है। जब नाबालिग के प्रेमी संग भागने की घटना देखें तो फिर देव थाना के एक गांव की नाबालिग अपनी प्रेमी युगल के साथ फरार हो गई। जब मामले में उसकी बड़ी बहन के द्वारा रविवार को देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में नीतीश कुमार नाम के युवक को आरोपी बनाया गया है। जहां घर से भागने के पहले नीतीश ने नाबालिग के मोबाइल पर मैसेज करके घर से बाहर बुलाया और फिर फरार हो गया। वहीं पर अंबा चौक से शादी की नीयत से एक नाबालिग अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब मामले की प्राथमिकी शनिवार को थाना में कराई गई है। दोस्तों, किसानों के आंदोलन पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सीधा हमला बोला है। जहां टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार संजय झा ने बुधवार को कहा है कि इसका टाइमिंग देखिए, कुछ न कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इस आंदोलन का पॉलिटिकल मोटिव दिखता है। वहीं पर विधानसभा में विश्वास मत को लेकर आरोप पर संजय झा ने कहा है कि विश्वास मत में पैसे का खेल हुआ है। यह जांच होगी। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए और फिर मेरे लिए गर्व की बात है। यह सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। यह जेडीयू पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो परिवार के लिए काम नहीं करती है, बल्कि जो पार्टी के लिए काम करती है उसे पार्टी मौका देती है। वहीं एनडीए में वापसी पर जेडीयू नेता ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने आसपास के लोगों से फीडबैक लिया जो पार्टी में लोग काम करते हैं। दोस्तों, कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण मरीज की मौत हो सकती है। कुछ मरीजों में कैंसर के लक्षण बहुत देर में दिखते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के लिए भी इलाज करना मुश्किल से कम नहीं होता है। जब कैंसर कई तरह का होता है और फिर इन्हीं में से एक है पेट का कैंसर। जब पेट के कैंसर में इलाज मिलने के बाद भी मरीजों की जान
बचानी काफ़ी मुश्किल होती है। दरअसल पेट के कैंसर का पता ज़्यादातर लोगों में आखिरी स्टेज में चलता है। इस स्थिति में मरीज की हालात बेहद खराब हो जाती है। पेट के कैंसर का सही समय पर पता चलने से मरीज की जान बचाने में मदद मिलती है। तो आइए इस खबर में हम विस्तार से जानते हैं पेट के कैंसर के मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है और फिर सही समय पर इसकी पहचान कैसे करें। आपको बता दूं कि पेट का कैंसर भी कैंसर का ही एक प्रकार है। इस बीमारी में पेट के भीतर मौजूद कई अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। जैसे सही समय पर इस कैंसर की पहचान करने से मरीज की जान आसानी से बचाई जा सकती है। SCPM हॉस्पिटल के सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप सिंह कहते हैं कि शुरुआती स्टेज में पेट के कैंसर की पहचान होने पर मरीज की जान आसानी से बचाई जा सकती है। जब इस बीमारी की पहचान आखिरी स्टेज या फिर गंभीर रूप से फैल जाने के बाद भी होती है, तब मरीज की जान बचाने में मुश्किल होती है। जैसे सही समय पर पेट के कैंसर की पहचान के बाद उचित इलाज और फिर लाइफस्टाइल से जुड़े हुए बदलाव अपनाने से मरीज की जान बचाने में मदद मिल सकती है। पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। जब पेट के कैंसर का पता चलने के बाद मरीज के जीवित रहने की संभावना 33% ही रहती है। अभी तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पेट के कैंसर का पता चलने के बाद 5 साल तक सिर्फ 33% मरीज ही जिंदा रह पाते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान करके उचित जांच और फिर इलाज लेने से मरीज जल्द ठीक हो सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर पेट के कैंसर की जाँच में किसी तरीके की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपका पारिवारिक इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है। पेट के कैंसर से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आप डाइट में विटामिन बी, बारे, आयरन, फोलेट, कैल्शियम आदि का इस्तेमाल शामिल करें। जब पेट को ठीक रखने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में मील्स प्लान करें, जब इसमें पेट पर जोर नहीं पड़ता है। आपको बता दूं कि पेट में गंभीर दर्द की समस्या, विशेष रूप से नाभि के ऊपर हिस्से में दर्द, पेट का कैंसर होने के ये लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं पर पेट में तेज जलन और असंतुलन, अपच और थोड़ा खाना खाने पर पेट भरा हुआ लगना, हर बार उल्टी और फिर मतली की समस्या, भूख कम लगना और खाने की इच्छा ना होना, वजन बहुत तेजी से कम होना, वायरल और बैक्टीरियल भोजन निगलने में परेशानी, पेट में दर्द और फिर जलन, खट्टी डकार आना, शारीरिक थकान, पेट में सूजन, ये जो लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपको भी इन सारी लक्षणों में से कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझिए कि कैंसर का आप शिकार हो गए हैं, क्योंकि कैंसर होने पर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दूं कि पेट के कैंसर से जुड़े लक्षण दिखने पर आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस समस्या में सही समय पर जाँच के बाद इलाज लेने से आपकी जान बच सकती है। पेट के कैंसर से बचने के लिए ज़्यादा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आप डाइट में विटामिन बी, बारे, आयरन, फोलेट, कैल्शियम आदि को शामिल करें। दोस्तों, क्या आप ये सपने में भी कभी सोच सकते हैं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए? जहां आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे, लेकिन जैसे ही सब उठाने गए, लाश चीख पड़ी। जी हाँ, ये घटना कहीं और नहीं बल्कि अपने हिंदुस्तान की है, अपने इंडिया की है, देश के उड़ीसा की स्टेट की है। उड़ीसा के बरहामपुर में अनोखा मामला सामने आया है। आग में झुलसने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जब चिता तैयार हो गई, बस सबको उतार करके उस पर लिटाया जाना था, तभी महिला चीख पड़ी। ये देखते ही देखते लोग कांप उठे, गिरते पड़ते भागे। बाद में उसकी आवाज सुनकर के लोग सबके पास आए तो फिर देखा कि महिला की सांसें अभी भी चल रही है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला के पति शिवाराम पालो ने बताया है कि 1 फरवरी को उनकी पत्नी बुज्जी अम्मा आग में झुलस गई थी। जब उन्हें तुरंत ब्रह्मपुर के MKCG अस्पताल ले गए। जब 2 दिन इलाज भी चला, लेकिन पैसे की कमी की वजह से घर ले आए। जितना बन सकता था दवाई और इलाज कर रहे थे। जब 12 फरवरी की सुबह में उसे उठाने गया तो फिर वह नहीं उठी। उसके बाद गाँव वालों को बताया गया। जब आकर के देखा तो फिर शरीर में प्राण नहीं थे। लोग कह रहे थे कि ये मर चुके हैं, यानी कि इनकी मौत हो चुकी थी, है। जब नगर निगम और फिर लोगों से चंदा करा करके सबके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। सब मिलकर के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सब वाहन से अस्पताल ले गए। ये देख करके सब डर गए। वहां जाकर के चिता सजाई गई, लेकिन जैसे ही उस सब वाहन से उतारे गए तो वह चिल्ला उठी। ये देख करके सब डर गए। जब भागने लगे, परिवार के सदस्य चिरंजीवी ने बताया है कि शुरुआत में हम डरे हुए थे, क्योंकि हमने ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी है। सिर्फ कहानियों में ही हमने ऐसा सुना था। जब सब वाहन के चालक
क्षेत्रवासी साहू ने बताया है कि मैंने सुबह 9 बजे शव को उनके घर से उठाया था। आधे घंटे बाद शमशान घाट पहुंचे, मगर कुछ ही पल बाद वैसा मैंने कभी भी नहीं देखा था और नहीं सुना था। शिवाराम ने बताया है कि जब अंतिम संस्कार में पहुंचे तो लोगों को यकीन हो गया है कि महिला की सांसें चल रही है। उसके बाद फिर सभी उसके पास बारी बारी पहुंचने लगे। जब लोगों ने वार्ड कॉर्पोरेटर को भी दोबारा गाड़ी भेजने को कहा, सब मिलकर के उसे घर ले आए। घर में भी उसकी सांसें चल रही थी। अभी भी उनकी हालात वैसी है। जहाँ ये पहली बार नहीं है कि अंतिम संस्कार से पहले कोई शव जाग गया हो। जब पिछले साल अक्टूबर में सिलचर शहर में एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी, अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। जब वो शमशान पहुंचे तो फिर शिशु रोने लगा। इस तरीके का मामला हुआ है पहले भी। दोस्तों, फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव ने खेल करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जदयू के एक बड़े विधायक ने बड़ा दावा किया है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने एक प्राथमिकी दर्ज करके दावा किया है कि उन्हें विश्वास मत से पहले आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के लिए पार्टी के सहयोगी द्वारा 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने एफआईआर में सारी जानकारी दे दी है। जब मैं ये सब किसी दबाव में नहीं कर रहा हूँ। मुझे 5 करोड़ रुपए और कैबिनेट में मंत्री पद की पेशकश की गई थी। मुझे कई इंटरनेट कॉल आई, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जा रहा था। जहां इसके अलावा बीमा भारती के आरोपों पर जदयू विधायक ने कहा कि सरकार किसी को परेशान नहीं कर रही है। जो दोषी होगी उसको कानूनी तौर पर पकड़ा जाएगा। जब हमने प्राथमिकी कराई है, जब उन पर जांच चल रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला करने का दावा किया था। वहीं पर एनडीए के कुछ विधायक सदन में देर से पहुंचे थे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो लोग लेट पहुंचे हैं उनकी फाइल खोली जाएगी। वही फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक जदयू में शामिल हो गए थे। दोस्तों, बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इन 20 सीटों में 2 सीट पारस गुट के सांसद को आवंटित की जाएगी, लेकिन उन्हें बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जहां कहा जा रहा है कि पारस गुट के दिए जा रहे 2 सीट में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। जहां सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को सरकार में अलग तरह की भूमिका दी जा सकती है, जिसके लिए मंत्रण का दौर जारी है। एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय हो चुका है। जय एलजेपी गुट 5 लोकसभा सीटों के अलावा 1 राज्यसभा सीटें की भी मांग कर रहा है। लेकिन बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयार नहीं दिख रही है। जब बताया जा रहा है कि एलजेपी फिलहाल 5 लोकसभा सीटें आवंटित किए जाने के बाद एनडीए में ही बने रहने का मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जहाँ बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू भी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जहां बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता इस बार करना पड़ेगा। बीजेपी के ही एक दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को दी जाने वाली 12 सीटों में भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच इसी मसले पर पेच फंसा हुआ है, जिसे जल्द सुलझा लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला देकर के अपने घटक दलों को ये समझाने में सफल रही है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों को जीत ज्यादा सुनिश्चित करेगी। इसलिए पारस गुट के 2 उम्मीदवार हो या फिर जेडीयू को कम सीटें देने की बात है। जहां इन दोनों मसलों पर बीजेपी के घटक दल लगभग तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से सेक्टर में बढ़ते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आत्मसंतुलन की कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और फिर निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के प्रबंधक निदेशकों और फिर सीईओ के साथ बैठक की। ये आरबीआई की बैंकों, एनबीएफसी और फिर उसके दायरे में आने वाले अन्य इकाइयों के वरिष्ठ प्रबंधक के साथ निरंतर बातचीत करने की मुहिम का हिस्सा है। आरबीआई ने बयान में कहा है कि गवर्नर ने बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की है। दोस्तों, केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के आधार अधिकार और फिर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर देना चाहिए। जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इस पीठ ने जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई,
जेबी पारदीवाला और फिर मनोज मिश्रा भी शामिल है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प भी है। उन्होंने कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर के बाद राजद और जदयू आमने सामने हैं, जहां राजद जदयू एक दूसरे के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा जा रहा है। जदयू की ओर से संजय झा ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर लिया है। वहीं राजद की ओर से आज मनोज झा और संजय यादव राज्यसभा जाने के लिए नामांकन करा सकते हैं। मनोज झा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और फिर पार्टी उन्हें लगातार दूसरी बार उच्च सदन भेज रही है। वहीं संजय यादव को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है, जब वे उनके स्कूली दिनों से मित्र रहे हैं और उन्हें पहली बार किसी सदन का सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने तैयार की है। वहीं राजद के उम्मीदवारों की नाम के घोषणा के बाद जदयू ने राजद पर जोरदार हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज सिंह ने राजद के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार संजय यादव को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। नीरज सिंह ने कहा है कि ये राजद का आंतरिक मामला है, जब फिर भी पिता ने साला राज चलाया और फिर अब बेटा को मौका मिला है तो फिर वे निजी सहायक राज चला रहे हैं। बेटे को बिहार की राजनीति पर नहीं बल्कि हरियाणा के नस्ल पर भरोसा है। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी मुंह देखते रह गए। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करने वाला आज हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया है। दोस्तों, जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि जब जब जदयू और राजद के साथ गठबंधन किया है तब तब बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है और विभागों में से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आने लगी है। यही कारण रहा कि राजद से अलग होकर के जदयू ने फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाई है। नीरज ने ये बात जहानाबाद के जिला अध्यक्ष शशि भूषण की उर्फ गोपाल शर्मा की गांव से संबा में कही है, जब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बार बार राजद को भ्रष्टाचार और फिर अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से अवगत कराते रहे, लेकिन वे लोग बाज नहीं आते थे। इस कारण एक बार फिर से राजद से अलग होने में हम लोगों ने प्रदेश की भलाई समझी। मुख्यमंत्री को बिहार के विकास की चिंता है, जबकि राजद को केवल पैसा बनाने की चिंता है। जो भी विभाग RJD के पास था उससे भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। जब लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, जब पर राजनीतिक हलचल तेज है, सभी दल के लोग चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष और फिर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की आवश्यक तैयारियां कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी है। अगर मेरे 4 विधायक विधानसभा अध्यक्ष को हटाने में नहीं लगते तो फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं हटती। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कही है। जहाँ उन्होंने कहा है कि हमारी बातें नीतीश कुमार से हमेशा होती रहती थी, जहाँ वे हमेशा कहते थे कि बीते 17 महीने से जो देख रहा हूँ वह 2005 के पहले की स्थिति बनती दिख रही है। जहाँ नीतीश कुमार बहुत बेचैन रहते थे। RJD के मंत्रियों के कार्यकलापों से नीतीश कुमार खुश नहीं थे। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करते रहते थे, या किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। यह नीतीश कुमार ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीट जीत करके नरेंद्र मोदी के गले में बिहार की जनता माला पहनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 23 फरवरी को बापू सभागार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हमारी मांग है कि कम से कम एक मंत्री पद हमारी पार्टी को दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर देंगे तो भी अच्छा, नहीं देंगे तो भी अच्छा। दोस्तों, बिहार के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिहार की संचारण व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनियों ने 1.5 दर्जन और ग्रिड बनाने का निर्णय लिया है, जहां संचारण तार बिछाए जाएंगे और फिर पुराने पावर ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा। जहां इस मद में बिजली कंपनी ने 8,800 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। जहां बिहार में सभी 164 ग्रिड सब स्टेशन हैं, जब कंपनी ने 120 ग्रिड बनाने का निर्णय लिया है। ग्रिड सब स्टेशन बनाने पर संचार लाइन की भी आवश्यकता होगी। जब इसके लिए कंपनी ने 2800 सर्किट किलोमीटर संचालन तार बिछाने का निर्णय लिया है। इस मद में 5600
करोड़ खर्च होंगे। 50 ग्रिडों के पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जहाँ इसके तहत 35 ग्रिडों की क्षमता 160 MVA की जाएगी, जबकि 15 ग्रिड की क्षमता 200 MVA की जाएगी। इस मद में 750 करोड़ खर्च होंगे। वहीं 180 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसके तहत 130 पावर ट्रांसफार्मर को 50 MVA तो फिर 30 पावर ट्रांसफार्मर को 80 MVA किया जाएगा। इस मद में 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जैसे किसानों को खेती करने के लिए सस्ती दर पर कृषि यंत्र और फिर मशीन उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस मेले में किसानों ने जमकर के कृषि यंत्रों की खरीद की, जिस पर राज्य सरकार की ओर से इन किसानों को 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इस तरह मेले में किसानों ने महंगी कृषि यंत्रों को बहुत ही कम कीमत पर खरीद और फिर सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया। जहाँ मेले में किसानों को 744 कृषि यंत्रों मशीनों पर 5 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। मेले में खरीदार किसानों को परीक्षा प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी गई है। आपको बता दूं कि बीते दिनों बिहार सरकार की ओर से 4 दिवसीय कृषि यंत्र मेले का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया, जिससे करीब 75,000 से अधिक किसानों ने आम लोगों ने विजिट किया। इस 4 दिवसीय मेले के दौरान कुल 744 कृषि यंत्रों का कार्य और फिर 41 कृषि यंत्र बैंकों के लिए कुल 5.39 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान किसानों को दिया गया। ये अनुदान अलग अलग कृषि यंत्रों पर अलग अलग दिया गया है। इसमें सबसे अधिक अनुदान अवशेष प्रबंधन में काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर दिया गया। इससे किसानों को करीब 80% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है। दोस्तों, बिहार से राज्यसभा के 6 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, जहां 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जब पुराने दिनों को याद करते हुए सुशील कुमार मोदी भावुक हो गए। जहां नीतीश कुमार के साथ कई बार डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई है। वे एक ऐसे नेता है जिन्हें विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और फिर राज्यसभा सभी सदनों में बैठने का मौका मिला है। 8 सालों तक विधानसभा में वे विपक्ष के नेता रहे, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। सुशील मोदी कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वे बहुत कठिन दौर था। विपक्ष को विधानसभा और फिर विधान परिषद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। जब सत्ताधारी दल के नेता इतने हावी थे कि सदन के भीतर विपक्षी नेताओं के हाथ से कागज छीन लेते थे, विपक्ष का कुछ चलने वाले नहीं देते थे। सुशील कुमार मोदी ने 5 सालों तक विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष रहे, जहां उन दिनों का अनुभव भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इसी से निजात दिलाने के लिए बिहार की जनता ने बीजेपी और फिर जदयू को सत्ता की कमान सौंप दिया। इस बार राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार मोदी को कहीं और सेट करने के लिए योजना पर काम हो रहा है। डॉक्टर भीम सिंह और फिर धर्मशाला गुप्ता को बीजेपी से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। जेडीयू ने जल संसाधन मंत्री संजय झा को मौका दिया है। सुशील कुमार मोदी ने तीनों नेताओं को अग्रिम बधाई भी दी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर हमला बोला है और कहा है कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव आगामी चुनाव में चाहे माय समीकरण बना ले या फिर बाप समीकरण, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की जनता का लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ गया है और आगे भी जुड़े रहेंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से नई सरकार बनने के बाद उठा है, ऐसे में क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि लालू एवं तेजस्वी यादव के द्वारा आगामी चुनाव में एक बार फिर माय समीकरण पर जोर दिया जाएगा? इसी सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये जवाब दिया है। जब वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की जनता विकास चाहती है, उसे जात पात पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता ने विकास के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदैव अपना आशीर्वाद दिया है और आगे भी जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर बना रहेगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा गुजरातियों पर टिप्पणी किए जाने के बाद माफी मांगने के सवाल पर कहा कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो पहले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर जाकर के माफी मांगते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं और सदैव इसी फिराक में लगे रहते हैं। ये लोग लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोग हैं और सदैव धांधली करते हैं। खरीद फरोख्त पर लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे राहुल गांधी के एवं तेजस्वी यादव के द्वारा एक साथ सभा करने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।
दोस्तों, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि पार्टी की दिल्ली में 17 एवं 18 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के 573 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां उन्होंने कहा है कि इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनक राम ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी ही चलेगी, क्योंकि उन्होंने किए वादों को संकल्प के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 500 वर्षों के संघर्ष पर विराम लगा दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा है कि पहले कश्मीर में SC/ST समाज से आने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन 36,000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाला धारा 370 को समाप्त करके वहाँ के SC/ST भाइयों के लिए भी आरक्षण का दरवाज़ा खोल दिया है। दोस्तों, गृह मंत्रालय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। इसके लिए MHA ने असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और फिर अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्तियां निकाली है। गृह मंत्रालय भर्ती 2024 की आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार चयनित उम्मीदवार देश में कहीं भी काम करेगा। जहां उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वह आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 40 पदों पर बहाली की जाएगी। MHA भर्ती के लिए उम्मीदवार 2 मार्च तक या फिर उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे दिए गए तमाम खास बातों पर ध्यान दें जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने असिस्टेंट के 7 पद, स्टेनोग्राफर के 24 पद, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC के 9 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर बहाली होगी। अब सवाल है कि गृह मंत्रालय में चयन होने पर सैलरी कितनी मिलेगी। आपको बता दूं कि असिस्टेंट चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक भुगतान किया जाएगा। अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के जरिए 25,500 रुपये से 81,100 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 6 के जरिए 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक के सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि गृह मंत्रालय में आवेदन करने की क्या योग्यता है। तो आपको बता दूं कि उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट को पास किया होना चाहिए। जहां इसके अलावा उम्मीदवार के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए तमाम संबंधित योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।